नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज अफेयर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कोहिनूर, ब्रिटेन से कोहिनूर को वापस लाएगा भारत। क्या ये सच होने वाला है? ठीक है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बाकी कोहिनूर का जो इतिहास रहा है ये आपको दिख रहा होगा। ये जो हीरा है इसको ही कोहिनूर बोला गया, और ये जो मुकुट है ये अभी तक ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ थी वो अपने सर पे धारण करती थी, और वर्तमान में इस मुकुट को ऐसा ही रख दिया गया है। ठीक है, क्योंकि भारत की तरफ से भी और कई और भी देश हैं जैसे जिसमें हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। ठीक है, जो ये कह रहे हैं कि नहीं, कोहिनूर को हमको चाहिए, कोहिनूर हमको चाहिए। और भारत के तरफ से, चूंकि कोहिनूर भारत से ही निकला था, भारत से ही गया था, तो हालांकि भारत सरकार के द्वारा से अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, पर देखते हैं आने वाले समय में। तो इसका जो इतिहास रहा है मैं इसमें आपको वही बताने वाला हूँ कि कोहिनूर कैसे 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 कोहिनूर की यात्रा रही, और कैसे कैसे मतलब कि लगभग 800 ईसा पूर्व से लेके आज वर्तमान में 2023 तक कोहिनूर का क्या इतिहास रहा है, इसने कितने देशों की यात्रा कर ली, कितने राजाओं के दरबार में ये रहा, कहाँ कहाँ पहुँचा, और वर्तमान की इसकी स्थिति क्या है, क्या भविष्य में ये पुनः वापस भारत में आ सकता है। और कोहिनूर के बारे में ये भी कहा गया है कि ये कोहिनूर जिस भी राजा के पास में गया है उस राजा को इसने बर्बाद कर दिया। ठीक है, या जिस देश में रहा है, जिस राज्य में रहा है, उस राज्य को इसने बर्बाद कर दिया। क्या ऐसा सच है, और क्या इसका उपाय क्या रहा है? ठीक है, तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ में। बाकी बात करते हैं कि वही नीचे मैंने दे दिया कि भारत की एक खान से निकल के किस तरीके से कोहिनूर ने ब्रिटिश क्राउन तक का सफर तय किया है। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। ठीक है, सामने आपको दिख रहे होंगे ये बीबीसी की कटिंग है, जिसमें चार्ल्स एंड कैमिला क्राउन द हिस्टोरिकल कोरोनेशन सेलिब्रेशन, यानी कि वर्तमान में ये जो चार्ल्स हैं ये ब्रिटेन के राजा बन चुके हैं, और ये इनकी पत्नी है कैमिला। तो ये अभी यहाँ की रानी बन चुकी हैं, और इनकी जो पुरानी रानी थी एलिजाबेथ जी, उनका आप सबको अगर पता होगा लगभग 3-4 महीने पहले उनका स्वर्गवास हो चुका है। ठीक है, सी इज नो मोर। तो अब उनकी अनुपस्थिति में ये महारानी बनेंगी और ये राजा बनेंगे, ये उनके सुपुत्र हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये आपको दिख रही होगी इनकी तस्वीर सॉरी। लेकिन अब बात करते हैं कि इनके मस्तक पे जो मुकुट है इसमें इन्होंने इस जो हीरे का इस्तेमाल किया है ये कोहिनूर नहीं है, लेकिन जो महारानी एलिजाबेथ जो थी, ठीक है, उनके मस्तक पे जो मुकुट हुआ करता था उसमें कोहिनूर ही लगा होता था। ठीक है, लेकिन इन महारानी ने कोहिनूर वाला जो वो है वो लगाने से मना कर दिया। तो इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अगर अगर अभी तक अब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। ओके, तो इनकी जो थी सेरेमनी हुई थी, सेलिब्रेशन हुआ था इनका, मतलब कि एक तरीके से इनका ताज इनको पहनाया गया था राजा साहब को। ठीक है, तो उस पे हमारे भारत की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो धनखड़ साहब हैं वो गए थे, और वहाँ पे धनखड़ साहब ने वहाँ पे जाके एक तरीके से मतलब कि अपनी विशेष वगैरह उनको दी थी। ठीक है, हैप्पी टू बी प्रेजेंस ऑफ द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ किंग चार्ल्स थर्ड एंड क्वीन कैमिला टुडे। ठीक है, ये इनके तरफ से ये ट्वीट करके जानकारी दी गई है। बाकी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही जानकारी दी गई है। बाकी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी वार्म कांग्रेचुलेशन बोला है किंग चार्ल्स थर्ड को और क्वीन कैमिला को ऑन देयर कोरोनेशन। वी आर श्योर दैट द इंडिया यूके रिलेशनशिप विल बी स्ट्रेंथ एंड फर्दर इन कमिंग ईयर्स। रॉयल फैमिली, मतलब इन्होंने रॉयल फैमिली को टैग करके ये बोला है कि हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में भारत और यूके का जो रिलेशन है वो काफ़ी प्रगाढ़ हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। बाकी कोहिनूर की जगह पे कैलिनन हीरे वाला ताज पहना है महारानी ने। ये जो इनको ताज दिख रहा है यहाँ पे कोहिनूर लगा हुआ होता था, लेकिन जो महारानी जी ने ये पहना है इसमें कै कैलिनन करके एक हीरा आता है वो लगा हुआ है। बाकी किंग चार्ल्स को एम्पीरियल स्टेज क्राउन पहनाया गया था जिसका वजन लगभग 1.06 किलोग्राम है, जिसमें 2868 हीरे लगे हुए हैं, 17 सैफायर, 11 एमराल्ड, 269 मोती और 4 रूबी जुड़े हुए थे। इस ताज में कैलिनन डायमंड का दूसरा सबसे बड़ा टुकड़ा कैलिनन डबल सेकंड लगा हुआ था। इसे कोहिनूर की जगह लगाया गया था। कैलिनन दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है। ठीक है, वर्तमान में अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात की जाए, ठीक है, तो जो ये वाला जो हीरा है कैलिनन,
ये दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और महाराज जी ने और महारानी जी ने अपने जो मुकुट में इसी हीरे का इस्तेमाल किया था, यानी कोहिनूर जड़ित जो मुकुट था वो उसको इन्होंने लगाने से मना कर दिया था महारानी जी। अब बात करते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया था। तो इनका मानना था कि कोहिनूर की वजह से भारत और यूके के जो रिश्ते हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से ना, हमारे यहाँ पे एक फौज बैठी है, आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये तमिल लैब्स करके एक ट्विटर चैनल है वहाँ की, मंतशा सुल्तान अजीज करके है, रिधनान यादव करके हैं कोई, ये वंदना टीएस है। इन सब की तरफ से ना सीधा ये बोल दिया गया कि ये आप देख सकते हैं, कॉलोनियल लूटर नो सेम ओनली ग्रीन, मतलब कि कुल मिला के चारों तरफ से यूके को टैग करके ये बोला गया कि भाई कोहिनूर तो हमारा था, हमारा कोहिनूर हमको वापस चाहिए, किसी भी मुद्दे पे किसी भी शर्त पे अब हमको हमारा कोहिनूर वापस चाहिए भारत को। तो इस तरीके से महारानी जी ने और महाराजा साहब ने ये सोचा कि अगर ये भी अगर उसी हीरे से जड़ित मुकुट को अपने सर पे धारण करते हैं तो ऐसे में भारत और यूके के जो रिश्ते हैं उसमें थोड़ी बहुत खटास आ सकती है। ऐसे में इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये कोहिनूर जड़ित हीरा अपने मस्तक पे धारण नहीं करेंगे, और इन्होंने कॉलोनियल वाला जो हीरा था उसको ऐड करवा के अपने मस्तक पे जो इनका जो मुकुट था, ठीक है, उसको इन्होंने पहना। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूके मीडिया रिपोर्ट्स ऑन इंडियाज मूव टू ब्रिंग बैक कोहिनूर इनकरेक्ट सोर्स, मतलब कि सूत्रों से पता चला है कि यूके मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, इंडिया मूव टू ब्रिंग बैक कोहिनूर इनकरेक्ट, मतलब कि भारत के द्वारा जो कोहिनूर को वापस लाने की जो भी एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्टेप्स हैं या मूव हैं या कह सकते हैं जो भी मतलब कि भारत की रणनीति है उसमें अभी तक कोई मतलब कि भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। ये सोर्स सूत्रों के हवाले से खबर आई है। बाकी ये डॉन अखबार है जिसमें भी बोला है इंडियाज पीएम आई रिटर्न ऑफ कोहिनूर थाउजेंड्स ऑफ अदर ट्रीजर्स फ्रॉम ब्रिटेन। बाकी ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, इंडिया टू वेज डिप्लोमेटिक कैंपेन्स टू रिक्लेम कोहिनूर डायमंड फ्रॉम ब्रिटेन। ये रिपोर्ट मतलब कुल मिला के सभी अभी रिपोर्ट ही खेल रहे हैं। कोई भारत ना ही भारत की तरफ से ना ही यूके की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऐसा नहीं किया गया है कि भारत ने अपना हीरा वापस मांगा हो या फिर यूके ने हीरा देने के लिए बोला हो। ठीक है, इंडिया टू ब्रिंग बैक, ये हिंदुस्तान टाइम्स की कटिंग आपको दिख रही होगी, इंडिया टू ब्रिंग बैक कोहिनूर डायमंड फ्रॉम ब्रिटेन। ये इन्होंने देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मोदी गवर्नमेंट टू लॉन्च कैंपेन, ये रिपोर्ट का कहना है कि मोदी गवर्नमेंट कोई ऐसा कैंपेन लॉन्च करने वाली है जिसमें ये अपने हीरे को वापस मांग सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर बात करें कि क्या भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ बोला गया है, तो 22 मई 2023 की ये आपको खबर दिख रही होगी, द टेलीग्राफ करके ये चैनल, ये न्यूज़ है, ये यूके का ही, यूके वेबसाइट, यूके बेस्ड न्यूज़पेपर है। इसमें इंडिया टू फोर्स ब्रिटेन इनटू कॉलोनियल रेस्कॉनिंग विद टीजस डायमंड। ठीक है, बाकी बात करते हैं कि ब्रिटेन भारत की तरफ से, ब्रिटेन में कई ऐसी मूर्तियां हैं जिसके बारे में तो भारत सरकार ने ये बोला है कि आप हमारी मूर्तियों को वापस करें। यहाँ आपको दिख रहा हो ब्रिटेन के संग्रहालयों में रखे भारत के कोहिनूर हीरा और अन्य मूर्तियों समेत औपनिवेशिक युग की कलाकृतियों को वापस करने के लिए जल्द ही मोदी सरकार प्रत्यावर्तन अभियान चलाने की योजना बना रही है। सरकार की तरफ से कहा गया है इसके लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। एक ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट ने ये जानकारी दी है। द डेली टेलीग्राफ अखबार का ये दावा है कि यह मुद्दा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। ऐसे में भारत और ब्रिटेन के बीच कूटनीतिक और व्यापार वार्ता में ये मसले उठाए जाने की संभावना है। जानकारी के मुताबिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI स्वतंत्रता के बाद से देश के बाहर तस्करी की गई वस्तुओं को फिर से हासिल करने के प्रयासों में जुटा हुआ है। बाकी राजनयिक के साथ समन्वय किया जा रहा है। माना जाता है कि नई दिल्ली में अधिकारी जब्त की गई कलाकृतियों को लेकर लंदन के राजनयिकों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं ताकि औपनिवेशिक शासन के दौरान युद्ध की लूट के रूप में जब्त की गई या एकत्रित की गई इन कलाकृतियों को रखने वाले संस्थानों से औपचारिक अनुरोध किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है प्रत्यावर्तन का लंबा काम सबसे आसान लक्ष्य छोटे संग्रहालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ शुरू होगा जो स्वेच्छा से भारतीय कलाकृतियों को सौंपने से इच्छुक हो सकते हैं, और फिर बड़े संस्थानों और शाही संग्रहों के लिए प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, इसमें आपको दिख रही होगी ये टीपू सुल्तान की एक रिंग है। बाकी लॉर्ड हरिहर की एक प्रतिमा है। बाकी नाइजीरिया में ये रखे हुए हैं, कलेक्शन ऑफ बेनिन ब्रॉन्ज ऑफ नाइजीरिया। ठीक है, बाकी ये ग्रीक के समय की कुछ मूर्तियां हैं। ठीक है, एलिजन मार्वल्स की मूर्तियां हैं। ये सभी ब्रिटेन के संग्रहालय में रखी हुई हैं। इनको वापस लाने के लिए
भारत सरकार लगातार प्रयासरत है और अपने मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अपने लेवल पे अपने तरीके से हर देश से ये वार्ता कर रही है कि आप हमारी मूर्तियों को वापस कर दें। ठीक है, अब तक 251 कलाकृतियों को वापस भारत में लाया जा चुका है। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लगभग 251 ऐसी मूर्तियां हैं जो कि मतलब कि ब्रिटिश टाइम से लेके अभी तक अंग्रेज यहाँ से लूट के ले गए थे और उन्होंने अपने यहाँ के संग्रहालयों में रख ली थी। जिसमें अगर आप बात करें छत्रपति शिवाजी की जो एक तलवार थी, भवानी तलवार, वो भी लंदन के संग्रहालय में ही रखी हुई है। हालांकि जो ओरिजिनल उनकी भवानी तलवार थी उसका अभी तक कोई पता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ने छुपा के रखी होगी, उसके बारे में अभी तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। बट कहा यह गया है कि भवानी तलवार लंदन के म्यूजियम में रखी हुई है। ठीक है, बाकी ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे टीपू सुल्तान की जो अंगूठी है वो भी वहाँ पे रखी हुई है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाहर देशों में रखी हुई हैं, तो उनको वापस लाने के लिए भी भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। और बहुत जल्द कोशिश यही रहेगी कि सारी जो मूर्तियाँ हैं, कलाकृतियाँ हैं, जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं पौराणिक, उन सबको वापस भारत ले आया जाए। नई दिल्ली में एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि देश के बाहर से कलाकृतियों को वापस लाने के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। एएसआई के प्रवक्ता वसंत सड़कार ने कहा है, आज़ादी के बाद 251 कलाकृतियों को वापस भारत लाया गया है। इसके अलावा करीब 100 कलाकृतियां ब्रिटेन और अमेरिका समेत अन्य देशों से वापस आने की प्रक्रिया में अभी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कहानी कोहिनूर की क्या है, इस कोहिनूर की कहानी। ठीक है, तो उसके बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे पहले बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया था, जिसमें उसने ये कहा था कि पानीपत की लड़ाई में सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर आगरा के किले की सारी दौलत हुमायूं ने अपने कब्जे में ले ली थी और उसी दौलत में ये हीरा मतलब कि हुमायूं को मिला था। लेकिन बात करते हैं कि इब्राहिम लोदी के पास भी ये हीरा कहीं ना कहीं से भी आया होगा। तो इब्राहिम लोदी से पहले ये हीरा कहाँ पे था, उसके बारे में अगर ये बात करें तो ये बात मतलब कि जो स्रोत जहाँ तक मिले हैं उसके अनुसार ये जो हीरा है लगभग 5000 वर्ष पुराना है। ठीक है, और ये जो हमारी कह सकते हैं कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो श्री कृष्ण भगवान की, अगर आपने एक स्टोरी सुनी होगी जहाँ पे उन्होंने जो जामवंत जी की पुत्री थी जामवती, उसके गले में से एक मणि हुआ करती थी, उस मणि को ही वर्तमान में ये कोहिनूर बोला गया है। और कहा गया है कि उस मणि से ही इतना प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, तो वही मणि कहीं ना कहीं वर्तमान में कोहिनूर के नाम से विख्यात है। बाकी बात करते हैं कि ये निकली कहाँ से थी, तो हमारे दक्षिण भारत में एक गोलकुंडा की खदान है जो कि सोने के लिए ही फेमस है, सोने और चांदी के लिए फेमस है। तो गोलकुंडा की खदान से, और ये जो गोलकुंडा की खदान है ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये विश्व की सबसे प्राचीन खानों में से एक है। तो इस खदान से ही इस जो कोहिनूर कह सकते हैं आप, इसका जन्म हुआ था। बाकी अगर बात करते हैं कि दक्षिण भारत में कुछ ऐसी भी मतलब की कहावत है कि साउथ में एक काकतीय राजवंश ने एक मंदिर बनवाया था जिसमें भद्रकाली की मूर्ति लगवाई थी, जिसमें भद्रकाली की जो तीसरी आंख थी, जैसे दो आंखें तो साइड की रहती हैं, ठीक है, इसके अलावा जो ऊपर वाली तीसरी आंख थी, इस तीसरी आंख की जगह पे वही जो हीरा है इसको लगाया गया था। बाकी जब दक्षिण भारत में इसने अटैक किया था, क्या नाम अपना लोदी ने, ठीक है, दक्षिण भारत में अटैक किया था दिल्ली सल्तनत के जो खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी वगैरह ने जब अटैक किया था, तो ये उस मूर्ति से, माता रानी की मूर्ति से वो जो आंख थी वो इसने निकलवा ली थी काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव को हराने के बाद में। ठीक है, तो वो जो आंख है वही ये जो हीरा है वह हीरा है। बाकी अब बात करते हैं कि ये उसके बाद में ये कहाँ पहुंचा था। तो बाबर और हुमायूं के अनुसार मतलब इसने ये तो बोल दिया कि इब्राहिम लोदी ने लोदी को हरा के आगरा की जो भी दौलत थी वो हुमायूं ने अपने कब्जे में ले ली। लेकिन अब बात करते हैं कि इब्राहिम लोदी के पास में कहाँ से आई थी, ये भी बाबर ने अपनी कथा में लिखा है, बाबरनामा में लिखा है पूरा पूरा कि सबसे पहले, एक मिनट, इसने अपने आत्मकथा में लिखा है कि ये जो हीरा था वो सबसे पहले ग्वालियर अगर आपने सुना होगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला जो है ग्वालियर, ठीक है, तो ग्वालियर के जो कछवाहा राजा थे, कछवाहा राजाओं के पास में था। उसके बाद में कछवाहा राजाओं से जब राज्य छीन लिया गया वहां के तोमरों द्वारा, ठीक है, तो ग्वालियर के जो तोमर राजा थे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले थे कछवाहा के पास, ठीक है, कछवाहा से तोमरों ने इसको
कछवाहों का जो राज्य था ग्वालियर का वो तोमरों ने छीन लिया था, तो तोमरों के पास में ये हीरा पहुंच गया था। लेकिन अब बात करें कि तोमर जो अंतिम तोमर शासक ग्वालियर के थे वो थे विक्रमादित्य। तो यहाँ से जो तोमर शासक थे विक्रमादित्य, इन विक्रमादित्य तोमर को इब्राहिम लोदी ने हरा दिया था। ठीक है, और इब्राहिम लोदी ने हराने के बाद में इनका जो ये जो था हीरा ये वाला मतलब कोहिनूर, इसको इब्राहिम लोदी ने अपने पास रख लिया था। वहीं अब इब्राहिम लोदी को हरा के हुमायूं ने हरा दिया, तो अब ये हीरा हुमायूं के पास में चला गया। अब इसके आगे हम आपको बताते हैं कि यहाँ तक तो आपको समझ आ गया ना, कछवाहा राजा से लिया तोमर राजाओं ने, तोमर राजा को हरा दिया था इब्राहिम लोदी ने, तो इब्राहिम लोदी के पास पहुंच गया। अब इब्राहिम लोदी को जब हरा दिया हुमायूं ने या कह सकते हैं बाबर ने, ठीक है, तो उसके बाद में ये हीरा पहुंच गया हुमायूं के पास में। अब बात करते हैं कि तब उसके बाद में ये जो हीरा था वो बाबर के पास में ही रहा था, यानी कि हुमायूं के पास या बाबर के पास में रहा था, मतलब मुगल जो किंग हुआ करते थे उनके पास में रहा था। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि उसके बाद में जब औरंगजेब का शासन आया, लेकिन हाँ ध्यान रखने वाली बात है, इस हीरे को जो अकबर था, अकबर ने अपने पास में इसको टच भी नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अकबर के पास में ये जब हीरा जहांगीर के पास में आया था और जहांगीर के पास में धीरे धीरे ये कह सकते हैं कि औरंगजेब के पास में आया, तो औरंगजेब ने इस हीरे को एक जौहरी को दे दिया था। ठीक है, अब जौहरी को उसने क्यों दिया था, इसकी वो बढ़ाने के लिए, मतलब कि ब्राइटनेस एक तरीके से इसको घिसने के लिए। ठीक है, तो शाहजहां ने जब इसके लिए इसके ने भी इसको अपने एक लिए विशेष सिंहासन बनवाया था जिसमें कई जवाहरातों को मढ़ा गया था, और कहा गया था कि वो जो उसने जो सिंहासन बनवाया था उसका नाम था तख्त ए ताऊत या तख्त ए मुसर्रा, क्या मुरस्सा। ठीक है, इसी को तख्त ए ताऊत भी बोला गया है, जिसको बाद में वो जो एक था नादिर शाह लूट के ले गया था। ठीक है, तो इसका ही नाम मयूर सिंहासन रख दिया गया था, और इस मयूर सिंहासन में बाबर का हीरा लगा दिया गया था, और ये इतना प्रसिद्ध हो गया था कि इसे देखने के लिए दुनिया भर से जौहरी आने लगे थे। और एक जौहरी में से एक थे वेनिस के हार्ट सो बोर्जिया। कोहिनूर की चमक बढ़ाने के लिए औरंगजेब ने इसको हार्ट सो बोर्जिया को भी दिया था। ठीक है, बाकी इस जौहरी ने क्या किया था, इसने इस हीरे के 2 टुकड़े कर दिए थे, और सबसे पहले जब औरंगजेब ने ये इसको दिया था तब ये 739 कैरेट की जगह 39 कैरेट का था, लेकिन बाद में जब ये बाद में इसके पास में आया तो 186 कैरेट का ही बचा था। वही बात है कि मतलब कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर इनकी दोनों की रोटी खा गया, अब इनको बाद में थोड़ी थोड़ी रोटी पकड़ा दी, बोला खेलो कूदो जाके। ठीक है, तो कुल मिला के उसने इसको तोड़ के बिल्कुल आधा किया, मतलब कि 700 कहाँ 739 कैरेट और कहाँ बचा 186। ठीक है, इतना कम करके दे दिया था वापस, लेकिन वही बात है उस समय इतना ये सब नहीं था। बाकी बात करते हैं जो इसका जो तख्त ताऊत था, या कह सकते हैं जो मयूर सिंहासन जो शाहजहां ने बनवाया था, कहते हैं उसमें जितना पैसा ताजमहल को लगवाने में लगा था ना, आप सोच सकते हैं ताजमहल को लगवाने में कितना पैसा लगा होगा। तो उस पैसे से भी दुगना पैसा भाई साहब इस सिंहासन को बनवाने में लगा था। आगे मैंने इसमें फोटो मेंशन कर रखी है उसकी जो सिंहासन की जो उसने बनवाया था शाहजहां ने। बाकी बात करते हैं कि जिस स्टार्टिंग में ये जो हीरा था वो मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर था। ठीक है, कोहिनूर के बारे में कहा जाता है इसे संभवतः तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर की एक मूर्ति की आंख से निकाला था। ये मैंने आपको बताई दिया कि कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड पुस्तक के लेखक हैं विलियम डेलरेम्पल। इन्होंने कहा है कि कोहिनूर पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह में भारत वर्णन में मिलता है। मारवी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर देखा था, यानी कि ये जो व्यक्ति है मारवी, इसी ने ये लिखी है, ये फारसी इतिहासकार है। ठीक है, और इसका कहना है कि इसने कोहिनूर को अपनी आंखों से देखा था। उस समय वो जो हीरा था वो तख्त ताउस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था और नादिर शाह इसे लूटकर ईरान ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के छोटे अंडे के बराबर था और इसके बारे में कहा जाता है कि इसे बेचकर पूरी दुनिया को उस समय 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। तख्ते ताउस को बनाने में ताजमहल से 2 गुना धन लगा था, मैंने आपको बताया। मतलब अब आप समझ लें कि तख्ते ताउस में कितना हीरा जवाहरात सोना चांदी लगा हुआ होगा कि ताजमहल से भी दुगना रुपया इस छोटे से मतलब सिंहासन को बनाने में लगा दिया था इसने शाहजहां ने। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताउस से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह इसे अपनी हाथ में बांध सके। बाकी बात करते हैं कि काकतीय राजवंश में वहाँ की जो राजकीय माता थी जो थी भद्रकाली जी। ठीक है, भद्रकाली जी वारंगल में इनका एक मंदिर था या अभी भी है। तो जब तुगलक डायनेस्टी थी या फिर कह सकते जो
लोधी डायनेस्टी थी, सिकंदर लोधी, उसने जब साउथ में प्रताप रुद्रदेव को हराने के लिए अपनी आर्मी भेजी, तो उस समय उन्होंने इस हीरे मतलब इस मंदिर के माता रानी की जो ये ऊपर वाली आँख थी, यहाँ से इस हीरे को निकाल लिया था। और उस समय ये हीरा मतलब ज़्यादा वैसा नहीं था, क्योंकि हीरे का सीन क्या होता है, पहले नॉर्मली ये पत्थर हुआ करता था, लेकिन जैसे-जैसे इसको कटिंग दी जाती है, इसमें शेप दी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग ये मतलब कि शाइनिंग मारता रहता है, ठीक है? तो इस तरीके से हीरा होता है, आप सभी ने देखा। अब बात करते हैं जो इसने बनवाया था शाहजहाँ ने, जो सिटिंग के लिए अपने बैठने के लिए जो सिंहासन, वो ये सिंहासन है, आपको दिख रहा होगा। भाई साहब, इस सिंहासन को बनाने में उसने समझ लो कितना रुपया लगा दिया था। ये तख्त ताउस था, जिसे बाद में ये लुटेरा आपको दिख रहा होगा, ये नादिर शाह है जो इसको लूट के ले गया था। बात करते हैं कि ये कैसे लूट के ले गया था। देखिए, जब इसने अटैक किया था तब उस समय दिल्ली पे मोहम्मद शाह रंगीला बैठा था, हो सकता है मैंने आगे मेंशन कर रखा हो। ये देखिए, नादिर शाह ने दिल्ली में जब अटैक किया था, उस समय दिल्ली की जो गद्दी पे मोहम्मद शाह रंगीला बैठा था, जो कि पूर्णतः मतलब कह सकते हैं रंगीला ही था, ठीक है। और नादिर शाह ने 1.5 लाख सैनिकों के साथ में दिल्ली पे अटैक किया था, जबकि उस समय दिल्ली में 10 लाख की आर्मी थी। आप सोच सकते हैं कि कहाँ 10 लाख, कहाँ केवल 1.5 लाख। उसके बावजूद भी वही बात है कि दिल्ली के पास में नेतृत्व ही नहीं था। रंगीला साहब तो पूरे दिन पिए और पड़े रहते थे, ठीक है। तो कोई एक नेतृत्व ही नहीं था इनके पास में। तो नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचाया, और दिल्ली पहुंचने पर नादिर शाह ने ऐसा कत्लेआम कराया था जिसके उदाहरण में इतिहास में उसको खत्म ही कर दिया गया है। कहते हैं कि मशहूर इतिहासकार सर एच.एम. इलियट और जॉन टोनस ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ऑन हिस्टोरियंस में लिखते हैं कि जैसे ही नादिर शाह के 40,000 सैनिक दिल्ली में घुसे और अनाज के दाम आसमान पर चले गए थे, जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोलभाव करना चाहा तो उनमें और दुकानदारों में झड़प शुरू हो गई, तो लोगों ने सैनिकों पर हमला शुरू कर दिया था। इसके बाद में दोपहर तक 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। तब नादिर शाह ने दिल्ली की आबादी में कत्लेआम का आदेश दे दिया, और कत्लेआम सुबह 9 बजे से शुरू हुआ, जिसमें ज़्यादातर लोग लाल किला, जामा मस्जिद, दरहिबा और चांदनी चौक के आसपास मारे गए। कुल मिलाकर मतलब सुबह 9 बजे शुरू हुआ था और दोपहर तक इसने 30,000 लोगों को काट के फेंक दिया था। इस इतना भयानक कत्लेआम मचाया था नादिर शाह ने। अब बात करते हैं, एक और इतिहासकार हैं विलियम फ्लोर, अपनी किताब में लिखते हैं, इनकी बुक का नाम है न्यू फैक्ट्स ऑफ नादिर शाह इंडियन कैंपेन। इसमें इसने लिखा है कि मोहम्मद शाह के सेनापति निजामुल मुल्क बिना कपड़ी के नादिर शाह के सामने आया था, ठीक है। देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला ये तो किंग है, और इसका सेनापति है निजामुल मुल्क। ये अपनी पगड़ी लेके आया था नादिर शाह के सामने, और उसने अपनी पगड़ी खोल के रख दिया था कि आप दिल्ली की जनता को मत मारो, उसके बदले में यदि आपको मारना है तो आप हमको मार सकते हैं। तो ऐसे में उसने दोनों हाथ पीछे की तरफ उन्हीं की पगड़ी से बंधे हुए थे। उन्होंने उसके सामने मतलब नादिर शाह के सामने घुटने पर बैठकर बोला था कि दिल्ली के लोगों से बदला लेने की बजाय वो अपना बदला हमसे लें। नादिर शाह ने एक शर्त पर कत्लेआम रुकवाया था कि वो उनके दिल्ली छोड़ने से पहले उनको 100 करोड़ रुपए दे। भाई साहब, पॉइंट सोचने वाली बात है कि नादिर शाह ने कब अटैक किया था, और उस समय इसने 100 करोड़ करोड़ रुपए की डिमांड की थी। आज के समय में 100 करोड़ कितने होते हैं, सोच लीजिए। जिस समय मतलब कि 1 रुपया तो छोड़ो, 8 आना आना के जो समय था ना, मतलब 8 आने भी अगर किसी के पास होते थे, वो 4-5 दिन तक, या कहो 15 दिन तक, मतलब 8 आने नहीं, 15 दिन तक आराम से ऐसे खाना खा सकता था। उस समय इसने 100 करोड़ रुपए मांगे थे, और अगले कुछ दिनों तक निजामुल मुल्क ने अपनी ही राजधानी को लूट कर वो धन चुकाया था। यानी कि जो निजामुल मुल्क थे, ये जो इनके सेनापति थे, इन्होंने ही दिल्ली वालों से पैसे इकट्ठे किए थे, जबरदस्ती उनसे पैसे छीने थे, और 100 करोड़ रुपए दिल्ली को लूट के मतलब कि नादिर शाह को इन्होंने वापस की। तब सोचने वाली बात है कि जिस देश को मुगलों ने मतलब कि जो पैसा वगैरह था, 348 साल मुगलों का राज्य रहा था, और इतनी दौलत 348 साल मुगलों ने कमाई थी, और नादिर शाह आया और एक झटके में 2 दिन के अंदर पूरी दौलत लेके चला गया था। ये होता है जज्बा, ठीक है। अब बात करते हैं नादिर शाह का पगड़ी बदलने में कोहिनूर का क्या सीन था। तो इसके बारे में बात करते हैं कि नादिर शाह को नहीं पता था कि क्या कोहिनूर है, क्या क्या है, ठीक है। तो नादिर शाह लूट के कैसे ले गया था। नादिर शाह देखिए, एक वो तख्ते ताउस ले गया था, लेकिन बात करते हैं कि तख्ते ताउस में से निकाल लिया गया था, इस हीरे को तख्ते ताउस में से निकाल लिया गया था। उसके बाद में जो उस समय के ये जो कह सकते हैं कि जो किंग हुआ करते थे, राजा थे, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, वो इस हीरे को अपने हाथ पे, जो हमारे बाइसेप्स होते हैं, बाइसेप्स पे बांधा करते थे दिखाने के लिए। तो ऐसे में क्या था कि जो मोहम्मद शाह रंगीला थे, रंगीला साहब ने ना इस कोहिनूर, भाई छोटा सा था, उसने क्या किया, उस कोहिनूर को
अपनी पगड़ी में बांध लिया था, पगड़ी में अंदर छुपा लिया था, ठीक है। लेकिन उन्हीं के दरबार में एक नर्तकी थी, ये देख सकते हैं आप, नूरबाई। नूरबाई ने नादिर शाह से मुखबरी कर दी कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर हीरा छिपा रखा है। तो नादिर शाह ने जब ये सुना तो मोहम्मद शाह से कहा, ये हम अब तो हम दोस्त बन गए हैं, दोस्ती की खातिर हम अपनी पगड़ी आपस में बदल लें। अब ऐसे में क्या था ना कि उसने पगड़ी में छुपा रखा था, तो अब सामने से मना भी नहीं कर सकता, वो मना करे भी कैसे भाई, 100 करोड़ रुपए दे बैठे हो तुम, हार बैठे हो अपना पूरा सारा कुछ, मतलब पूरा राज्यपाट पूरा हार बैठे हो। तो ऐसे में मजबूरी में जब इनकी पगड़ी अदला बदली हुई, जैसे सपोज ये नादिर शाह की पगड़ी है, ये मोहम्मद शाह अंगीला की पगड़ी है, तो जब ये पगड़ी इसके पास आई, ये पगड़ी इसके पास आई, अब इसमें था हीरा, तो सामने से ये निकाल भी नहीं पाया, अब ये पगड़ी इसके पास चली गई तो हीरा भी ऑटोमेटिक इसके पास चला गया। तो ऐसे में वो फिर पगड़ी पगड़ी लिए ही चला गया पूरा हीरा, ठीक है, नादिर शाह। जब इसने पहली बार कोहिनूर के देखा तो देखता ही रह गया, और उसी से उसका जो कोहिनूर था, उसका जो नाम था कोहिनूर, यानी कि रोशनी का पहाड़। कोहिनूर को जो एक तरीके से कह सकते हैं अरबी में बोला जाता है रोशनी का पहाड़, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी जो पुस्तक है, विलियम डॉलरेम्प और अनीता आनंद ने कोहिनूर का इतिहास खंगालने की बहुत मेहनत की, और ये कहते हैं कि मुगल रत्नों में विशेषज्ञों की बातचीत कर ऐसे शोध की शुरुआत की जिसमें अधिकतर की राय थी कोहिनूर के इतिहास के बारे में, जो आम मतलब कि पहले प्रचलित नहीं थी, वो सही नहीं है। नादिर शाह के पास जाने के बाद कोहिनूर पर पहली बार लोगों का ध्यान गया था, मतलब उससे पहले लोगों ने ज़्यादा इसका पे ध्यान फोकस नहीं किया था कि ये इतना महंगा भी हो सकता है। लेकिन जब नादिर शाह इसको लूट के ले गया, उसके बाद में समझ में आया कि हाँ। अब बात करते हैं कि नादिर शाह दिल्ली से क्या क्या लूट के ले गया था। दिल्ली की लूट अफगानिस्तान ले जाने का बहुत दिलचस्प बयान है फारसी इतिहासकार मोहम्मद कासिम मारवी ने अपनी किताब आलम आरा नादरी में लिखा है। मारवी कहते हैं, दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया। आप देखिए भाई साहब, कोई व्यक्ति आया दिल्ली में, जो मुगलिया सल्तनत थी 348 साल की थी, 348 साल का सफर का लूटा हुआ धन, सारा पैसा मतलब हीरे जवाहरात, सोना चांदी, माल जेवर, पैसा पूरा, भाई साहब 57 दिन, ओनली 57, 2 महीने भी पूरे नहीं थे, इतने में लूट लाट के और बंदा चला भी गया, और यहाँ के लोग मुंह देखते रह गए। देखिए नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया, उसके साथ वो पीढ़ियों से जुटाई गई मुगलों की सारी दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताउस, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़ी हुई थी। भाई कोहिनूर तो था ही, और सॉरी तख्ते ताउस क्या, मैंने आपको बताया, अब ताजमहल ही देख लो आप, ताजमहल से दुगना रुपया लगा दो, वो इसमें तख्ते ताउस में लगा था। अब ताजमहल वर्तमान में देख लो, ताजमहल में कितना रुपया लगा होगा, ठीक है। और उस हिसाब से उस समय उसमें उसका दूना रुपया लगा था। लूटे के सामान को अगर आप वैसे यूटिलाइज करें तो इसमें 700 हाथी ये ले गया था, 400 ऊंट, 17,000 घोड़ों पे लाद के ये यहाँ से मतलब कि धन दौलत लेके गया था ईरान। और जब पूरी सेना चिनाव के पुल पर से गुजर रही थी, देखिए चूंकि यदि आपने भारत का मैप पढ़ा है तो इस तरीके का भारत का मैप है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली है और इस तरीके से ये हमारा सपोज कश्मीर है, ठीक है। अब यहाँ से कश्मीर से यहाँ से निकलती है पहले सतलज, ब्यास, चिनाब, रावी। तो ये चिनाब जो नदी है, चिनाब नदी जब पार कर रहे थे इसकी आर्मी, ठीक है, चिनाब नदी जब पार कर रही तो यहाँ पे ना सिंगल एक पुल था, तो उस पुल के ऊपर नादिर शाह ने अपनी वो लगा रखे थे, मतलब विश्वसनीय जो सिपाही। अब बोला था कि जितने भी यहाँ से इसके सोल्जर्स आएंगे नादिर शाह के, उन सबको सबकी चेकिंग की जाएगी, क्योंकि उसको ये पता चला था कि दिल्ली से जब ये सैनिक लूट लाट के निकल रहे थे, तो जो हम ये सामान लूटे हैं ना, इसके अलावा हमारे सैनिकों ने अपने जेबों में और अपने बैगों में हीरे जवाहरात छुपा रखे हैं। तो ऐसे में हर सैनिक की इसने तलाशी लगवाई थी। तो ऐसे में जिस सैनिक के बैग में या उसके जेब में हीरे जवाहरात या असरफियाँ वगैरह मिल रही थी तो उनको दंड मिल रहा था। ऐसे में वो जो सैनिक थे उन्होंने क्या किया था कि हीरे जवाहरात को जब्त किए जाने के डर से उन्होंने उसको, या तो जैसे कि अब आर्मी तो भाई नॉर्मल सी बात है, 1.5 लाख की आर्मी एक पुल पे तो आ नहीं पाएगी, किनारे पे खड़ी थी, तो उन्होंने गड्ढा खोद खोद के वहीं पे अपने सारे हीरे जवाहरात गाड़ दिए, क्योंकि उसको पता था कि अगर आगे पकड़े गए तो सरकलम कर दिया जाएगा। वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो सामने नहीं दबा पाए, तो जब वो नदी पास पार कर रहे थे तो उन्होंने वो धीरे धीरे अपने नदी में ही छोड़ दिए, मतलब कि पानी में। तो उन्होंने ये सोचा था कि भविष्य में जब हम वापस आएंगे तो नदी में से ये हीरे जवाहरात अपने वापस उठा लेंगे, या जो यहाँ पे गाड़ रखे थे उन्होंने सोचा था कि जब हम वापस कभी इधर आएंगे तो हम ये खोद के अपने हीरे जवाहरात वापस निकाल लेंगे। तो ऐसा इनका मानना था। बाकी अब बात करते हैं कि 1913 में कोहिनूर महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंच गया था। देखिए नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया, ये आप देख रहे हैं। मतलब कोहिनूर जिस जिस भी राजा के पास गया है ना, उस राजा का तो पतन ही होता चला गया। देखिए कहाँ, यहाँ से उस समय 100 करोड़ रुपए लूट के ले गया था नादिर शाह,
और वर्तमान में अगर आप अफगानिस्तान की सिचुएशन देखें तो वहाँ पे भूख के लाले पड़े हैं। तो कोहिनूर जिस राज्य में गया उस राज्य की तो उन्नति तो छोड़ो, उस राज्य में खाने के मतलब कि लाले पड़ गए। अब बात करते हैं नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया था और उसकी हत्या हत्या के बाद में ये हीरा उसके अफगान संरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया और कई हाथों से होते हुए 1813 में ये हीरा जो है वो महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंच गया और भारत के राष्ट्रीय अभिलेखाकार ने में रखे वृत्तांत में ये बात बताई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं महाराजा रणजीत सिंह ने कोहिनूर को दीपावली, दशहरे और बड़े त्योहारों के मौके पर अपने हाथ में, देखिए मैंने आपको बोला ये बाइसेप्स ये होते हैं, तो यहाँ पे वो अपना इस हीरे को बांध करते थे और जब इस पे लाइट पड़ती थी वो बहुत दूर तक चमका करती थी। तो ये मतलब शो ऑफ की चीज बन गई थी। तो वो अपने हाथ पे बांध के निकलते थे और लोगों को दिखाते। तो ऐसे में जिस समय महाराजा रणजीत सिंह का समय था उस समय मतलब कि भारत आधा हिंदुस्तान मतलब ब्रिटिश इंडिया का गुलाम हो चुका था। उस समय ब्रिटिश अफसर भी इनके दरबार में आते थे और जैसे ब्रिटिश अफसर को पता चला, चूंकि देखिए अगर एजुकेशन के उद्देश्य से आप देखें तो अंग्रेज और जो ब्रिटिशर्स हैं या फ्रांसीसी थे वो हमसे 100 साल आगे थे मतलब कि इस सभी मामले में। ठीक है, तो जैसे ही उनकी नज़र में ये पड़ा ना कि ओ भाई साहब इतना महंगा हीरा, तो उनके पहले ही आ गया था दिमाग में इस हीरे को जब्त करना है, कैसे भी मतलब कुछ भी करके इस हीरे को अपना बनाना है। ठीक है, तो ये खास मौके पे दिखाया जाता था। तो जब भी वो मुल्तान, पेशावर या दूसरे शहरों के दौरे पे भी जाते थे तो भी कोहिनूर उनके साथ ही रहता था। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ कि एंग्लो सिख वॉर में अंग्रेजों की जीत हो गई। जैसे कि जो सिख थे और अंग्रेज से दोनों तरफ से लड़ाई हुई, तो ऐसे में अंग्रेज जीत गए। अब चूंकि अंग्रेज जीते हैं तो अंग्रेज जो शर्त बोलेंगे वही इनको माननी पड़ेगी। तो 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है और कड़े संघर्ष के बाद में 1843 में उनके 5 वर्षीय पुत्र दलीप सिंह को पंजाब का राजा बना दिया जाता है। ये तो अंग्रेजों की रणनीति रही होगी। अब 5 वर्ष में दलीप सिंह को क्या पता क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो बस केवल एक तरीके से राजा इनको बना दिया, बाकी सत्ता तो पूरी अंग्रेजों के हाथ में ही थी। जैसा वो चाहते थे वैसे ही राज्य चल रहा था। लेकिन दूसरे एंग्लो सिख वॉर में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और दिलीप सिंह को उनकी माँ के से अलग करके अंग्रेज दंपति के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज भेज दिया गया था। ठीक है, मतलब कुल मिला के दलीप सिंह को फतेहगढ़ भेज दिया और उनकी जो माँ थी मतलब कि रणजीत सिंह की जो पत्नी थी उनको लंदन भेज दिया गया था। ये अंग्रेजों की रणनीति रही थी कि जब यहाँ पे राजा ही नहीं रह पाएगा तो पब्लिक दोबारा विद्रोह नहीं कर पाएगी, इस तरीके से। तो लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर गया था और वहां से तोशे खाने से हीरे को निकलवाकर डलहौजी के हाथों पे रखा गया था। उस समय उसका वजन 190.3 कैरेट था। डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज मेडिया, ठीक है, इनकी रणनीति हमेशा अंग्रेजों की यही रहती है, ये मतलब कि यहाँ से लूटा तुरंत अमेरिका, तुरंत इन्होंने लंदन भेज दिया। तो मेडिया नामक ये जहाज था, वहां उससे इन्होंने महारानी विक्टोरिया को भेजने का फैसला लिया था। हालांकि कहते हैं कि जिस जहाज से इसको भेजा जा रहा था, यानी ये जो मेडिया नामक जो जहाज था, जब ये जहाज पानी में उतरा था उस समय किसी को ये नहीं पता था कि इस जहाज पे कोहिनूर है। क्योंकि कोहिनूर काफी फेमस हो चुका था, इस वजह से किसी को पता नहीं था। लेकिन इसकी इस जहाज की सुरक्षा काफी कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन होता क्या ना, वो मैंने बताया ना कि गांव में कहावत है कि ये जहां जहां गया वहां वहां पे इसने लोगों को रुलाई दिया। तो जिस समय ये जहाज रास्ते में था तो जहाज मतलब कि हिंद महासागर में ये टूटते टूटते बचा 2 टुकड़ों में। और दूसरी बात, जब ये टूटते टूटते बचा है और इसके बावजूद भी इस जहाज पे हैजा फैल गया था। और ऐसे में यहाँ इस जहाज पे जितने भी लोग थे ना वो खांसी से मरने लगे थे, बुखार की वजह से मरने लगे। तो उसके बाद में जब लोगों को मतलब कि इस जहाज पे जो कैप्टन थे उन्होंने बोला कि हम मॉरिशस, अगर आपने इंडियन मैप देखा है तो जिस जैसे कि ये हमारा मैप है, ठीक है, भारत का दक्षिणी भाग। ठीक है, सपोज यहाँ पे मुंबई है, यहाँ से जहाज निकला तो जहाज निकलते ही इस तरफ हमारा है मॉरिशस यहाँ पे। ठीक है, और इस तरफ ही हमारा वो है क्या नाम, अफ्रीका महाद्वीप। तो मॉरिशस न्यूज पहुंचाएगी कि ये जो जहाज आ रहा है, क्या नाम था इसका, मीडिया मीडिया जहाज आ रहा है, उस पे हैजा फैल, मीडिया जहाज आ रहा है, उन लोगों को कुछ राहत सामग्री चाहिए। लेकिन मॉरिशस के लोगों को पहले ही पता चल चुका था कि मीडिया पे ना बहुत तेजी से बीमारी फैली हुई है और अगर उनको हमने अपने यहाँ पे रुकने की इजाज़त दी तो ऐसे में हमारे यहाँ पे भी मतलब कि जानलेवा बीमारी फैल सकती है। ऐसे में मॉरिशस ने इन किसी को भी अपने यहाँ पे उतरने की परमिशन ही नहीं दी।
ठीक है। तो ये था कोहिनूर का, मतलब बाद में पहुँचते पहुँचते ये कोहिनूर इस तरीके का हो गया था। यहाँ से इसको हाथ में डाला जाता था और ये जो सीन हुआ करता था, यहाँ से ये टाइट हो जाता था, तो ये इस तरीके से ये गोल गोल करके ये बंध जाता था। ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये जो जहाज़ था वो काफ़ी उस पे फँस गया था और ये मतलब कि डबल होते-होते बचा, यानी कि बीच से टूटते-टूटते बचा था जहाज़। ठीक है। मेडिया जहाज़ के नाम, इस जहाज़ से इंग्लैंड रवाना होने के 1-2 हफ्तों में ही कोई समस्या नहीं आई, लेकिन फिर कुछ लोग बीमार हो गए और जहाज़ पर हैजा फैल गया और जहाज़ के कप्तान ने चालक को कोई चिंता की बात नहीं है, वो मॉरिशस आने वाला है, लेकिन मॉरिशस ने इनको अपने यहाँ पे उतरने की परमिशन नहीं दी। इन्होंने सोचा था कि वहाँ पे हमको खाना-पीना मिल जाएगा, दवाइयाँ मिल जाएँगी, लेकिन मॉरिशस ने इनको परमिशन ही नहीं दी। उसके बाद में ये जहाज़ सीधा भाई इंग्लैंड ही पहुँचा था जाके और जब ये इंग्लैंड पहुँचा था, तो जिसमें करीब-करीब जहाज़ के 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। जब वो इंग्लैंड पहुँचे तब जाकर उन्हें भी पता चला कि उनके साथ में, मतलब उनके जहाज़ में कोहिनूर है, ठीक है? और इस वज़ह से उनको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन बात करते हैं, जब ये जहाज़ लंदन पहुँचा ना, तो वहाँ पे लोगों को बता दिया कि भाई कोहिनूर कोहिनूर आ गया, कोहिनूर। तो उसको देखने के लिए आप ये देख सकती हैं उस समय की भीड़ है, यानी कि लगभग कितना सन रहा होगा उस समय? 1 मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। फिर भी मान लो कुछ नहीं, 1850 के आसपास तो मान लो, ठीक है। 1850 के आसपास में ये इतनी भीड़ थी, मतलब कि क्रेज था लोगों में, इंग्लैंड के लोगों में कोहिनूर देखने का, और हमारे यहाँ कोई इसको पूछ नहीं रहा था। ठीक है। तो जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की जनता के सामने प्रदर्शित किया गया और विलियम रैम्पेल कहते हैं कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाए जाने के 3 साल बाद वहां की नुमाइश की गई। द टाइम्स ने लिखा कि लंदन में इससे पहले लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं देखा गया था। ठीक है। तो मतलब पहली बार लंदन में इतने लोग इकट्ठे हुए थे जो कि कोहिनूर को देखने आए थे। और प्रदर्शनी जब शुरू हुई तो लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। जब लोग प्रदर्शनी के द्वार पर पहुंचे तो लोगों को अंदर घुसने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ी थी। ये हीरा पूरब में ब्रिटिश शासन की ताकत का प्रतीक बन गया था और ब्रिटेन की फौजी ताकत के बढ़ते असर को भी दिखाता था। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इसको, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि ताले में बंद करके इसको ले जाया गया था। और ये देखने वाले लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, इस इसके अंदर ये रखा है कोहिनूर। ठीक है। अब बात करते हैं, दिलीप सिंह ने कोहिनूर रानी विक्टोरिया को भेंट किया। अब देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के पास था, उसके बाद में उनके जो पोते थे दिलीप सिंह। अब दिलीप सिंह के बाद में लॉर्ड डलहौजी ले गया था, लेकिन ऐसे में वहाँ की जो रानी थी उनको ये लगा नहीं यार, हम ना एक तरीके से चुरा के ले आए, एक तरीके से छीन के लेके आए हैं। तो ऐसे में इसी बीच फतेहगढ़ किले में रह रहे महाराजा दिलीप सिंह ने लंदन जाकर महारानी विक्टोरिया से मिलने की इच्छा प्रकट की। देखिए, दिलीप सिंह बड़े हो चुके थे और चूंकि क्या है ना कि राजाओं और महाराजाओं का ना, ब्रिटेन की जो रानी है, महारानी है, उनके साथ में मिलना बैठना लगा रहता था। ठीक है। उनके साथ में मतलब कोई ऐसी वो नहीं थी, क्योंकि ये भी राजा थे, वो भी राजा थे। और सेम इसी तरीके से जो राजस्थान के कई राजा थे, उनका भी जो महारानी विक्टोरिया थी उनके साथ में मतलब कि डिनर वगैरह होता रहता था। ठीक है। तो जब ये दिलीप सिंह ने वहाँ पे उनसे मिलने की इच्छा प्रकट की तो रानी इसके लिए तैयार हो गई और वहीं पर दिलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया के पास रखे कोहिनूर हीरे को उन्हें भेंट किया। रानी विक्टोरिया को हमेशा बुरा लगता था कि उनकी हुकूमत ने एक बच्चे के साथ में छल किया है, और चूंकि बच्चे के साथ छल कर गई, जो लॉर्ड डलहौजी था वो हीरा लेके गया था। ठीक है। तो वो दिलीप सिंह को दिल से चाहती थी, इसलिए उन्होंने इसके साथ किए गए व्यवहार पर दुख प्रकट किया। और हालांकि कोहिनूर उनके पास 2 साल पहले ही पहुंच चुका था, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक तौर पर अभी तक नहीं पहना था। मतलब कि जो महारानी थी वो अकेले कॉपचे में तो उसको पहन के देख लेती होंगी भाई मिरर में, लेकिन पब्लिकली उन्होंने कभी इसको पहन के, मतलब वो बाहर नहीं निकली थी। उनको लगता था कि अगर दिलीप सिंह ने इसे देखा तो वो उनके बारे में क्या सोचेंगे, किस तरीके से पूरी ब्रिटिश एम्पायर ने मिलकर मेरे साथ छल किया है इस तरह। हालांकि दिलीप सिंह को इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। उस जमाने में एक मशहूर चित्रकार हुआ करता था, फ्रॉन्ज जेवर विंटर हॉल्टर। तो रानी ने उनसे दिलीप सिंह का एक चित्र बनवाने के लिए कहा, जिसे वो अपने महल में लगाना चाहती थी। जब दिलीप सिंह बकिंघम पैलेस के व्हाइट ड्राइंग रूम में मंच पर खड़े हुए तो उनका चित्र बनवा रहे थे, तो रानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक बक्सा लाने के लिए कहा और जिसमें कोहिनूर रखा हुआ था। देखिए, वहां पे भी रानी ना पॉलिटिक्स खेल गई। उन्होंने बोला कि दिलीप सिंह को बुलाओ, दिलीप सिंह की एक तस्वीर बनवाएंगे जिसको हम अपने रूम में लगाएंगे। ये क्या थी? ये दिलीप सिंह को सामान्य भाषा में बोले तो तेल लगाने वाली बात थी। ठीक है। ऐसे में दिलीप सिंह के पास में इतनी, कह सकते हैं कि इतना
इंटेलेक्चुअल माइंड नहीं था कि वो उस समय इन रानी की भावनाओं को, इनकी बातों को समझ पाते। तो उनको लगा अरे वाह! रानी साहब हम तो हमको बहुत प्यार करती हैं। तो ऐसे में उसके सामने दिलीप सिंह अपना चित्र बनवा रहे थे वहाँ पे खड़े हुए, ठीक है, सामने। तो रानी साहब ने एक वो बुलाया मज़दूर और उसको बोला कि सामने जो बक्सा रखा है उसको लेके आओ। उस बक्से में था कोहिनूर। अब ऐसे में भाई इनकी चित्र बन रहा है। इनको ये लग रहा है कि भाई जो रानी जी हैं, वो हमसे कितना प्यार करती हैं, ठीक है? अब ऐसी सिचुएशन में अगर रानी जी ये बोलें कि यार दिलीप जी, ये जो कोहिनूर है, ये ना आपके पिताजी का था, तो भाई अब नॉर्मल सी बात है, दिलीप सिंह के पास तो इतनी बुद्धि थी नहीं, या रही भी होगी लेकिन ये समझ नहीं पाए होंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ भाई, किसी की भावनाओं को मैं आहत नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन वही बात है ना कि आपके साथ में भी अगर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति प्यार से बोल के ना आपकी मतलब कि कह सकते हैं कि पूँछ काट लेता है पूरी तरीके से, आपको तहस-नहस कर देता है, वही दिलीप सिंह के साथ में हुआ। तो दिलीप सिंह समझ नहीं पाए और जब रानी साहब ने उनको वो दिखाया, ठीक है? ये आप देख सकते हैं। अब उन्होंने दिलीप सिंह से कहा कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। दिलीप सिंह ने कोहिनूर को देखते ही उसे अपने हाथों में उठा लिया। उसे उन्होंने खिड़की के पास ले जाकर धूप में देखा, जब तक उस कोहिनूर की शक्ल बदल चुकी थी और उसे काटा जा चुका था। कई बार काटा जा चुका था कोहिनूर को। अब वो कोहिनूर नहीं था जिसे दिलीप सिंह उस समय पहना करते। चूँकि ये 5 साल के थे भी, 5 साल में इनके हाथ से ये ले लिया गया, तो 5 साल की कितनी याद रहती होगी, ठीक है? तो इस वजह से जब वो पंजाब के महाराजा हुआ करते थे, थोड़ी देर तक कोहिनूर को देखते रहने के बाद दिलीप सिंह ने महारानी से कहा, योर मैजेस्टी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मैं ये हीरा आपको तोहफे के रूप में दूँ। चूँकि क्या था कि अब महारानी सामने बैठे हैं, तो दिलीप सिंह को दे दिया कि दिलीप सिंह, ये देखिए ये ना आपका था। तो दिलीप सिंह ने देखा तो उनको उसमें कुछ इतना अच्छा लगा भी नहीं और वो छोटा भी रह गया था। तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने ये मतलब कि मुझको वापस करने का सोचा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास में अभी वर्तमान में देने के लिए आपके लिए कुछ नहीं है, तो मैं ये हीरा ही आपको तोहफे के रूप में देना चाहता हूँ। तो उसके बाद में जो विक्टोरिया रानी थी ना, उन्होंने उस हीरो को ले लिया और अपनी मृत्यु तक लगातार उसको, ये आप देख सकते हैं, गले में इनके पड़ा हुआ है, तो ये पहनती रहीं। इसके बाद में बात करते हैं, जब दिलीप सिंह अपनी माँ से मिलने भारत पहुंचे, वहाँ के बाद में तो विक्टोरिया के से बहुत प्रिय होने के बावजूद कुछ सालों बाद दिलीप सिंह ने इच्छा प्रकट की वो अपनी असली माँ जिंदल कौर से मिलने भारत जाना चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें भारत जाने की अनुमति दे दी। जिंदल तब नेपाल में रह रही थी। उन्हें उनके बेटे से मिलाने कलकत्ता लाया गया। अनीता आनंद बताती हैं, दिलीप वहाँ पहले से ही पहुंचे हुए थे। रानी जिंदल कौर को उनके सामने लाया गया। जिंदल ने कहा कि वो अब कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगी। ऐसा रानी साहब ने, मतलब कि जो दिलीप सिंह की माँ थी। देखिए यहाँ पे अंग्रेजों की रणनीति को आप समझ सकते हैं कि दिलीप सिंह को तो भाई साहब वहाँ पे भेज दिया, मतलब कि पंजाब में इनका राज्य था, लाहौर में, ठीक है, लाहौर में इनका राज्य हुआ करता, वहां से इनको निकाल के लंदन भेज दिया और इनकी माँ को भाई साहब भेज दिया नेपाल। समझ रहे हैं? मतलब 5 साल के बच्चे को अपनी माँ से अलग कर दिया, उसकी माँ को मतलब नेपाल, लाहौर में भी नहीं रखा, नेपाल भेज दिया। उसकी माँ नेपाल रह रही है और बेटे को अपने लंदन में बुला लिया। देखिए मतलब सोचने वाली बात है। बाकी जिंदल तब नेपाल में रह रही थी, उन्हें उनके बेटे से मिलने के लिए बुलाया और वो भी मिलने के लिए नेपाल नहीं, कि नेपाल में इनका ये कहाँ रहती है पता चला, भाई साहब उनको कलकत्ता लेके आएंगे अंग्रेज। नेपाल से रानी साहब को कलकत्ता लाए, दिलीप सिंह को भी कलकत्ता ले गए, वहाँ पे इनको मिलाया। तो रानी साहब ने जब बोला कि अब हम तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे में क्या था, रानी साहब की अपनी आंखों की जो रोशनी थी, यानी कि वो एक तरीके से कह सकते हैं कि अंधी हो चुकी थी। लेकिन जब मतलब कि दिलीप सिंह ने उनके पैर छुए तो रानी साहब ने जो जिंदल कौर थी, उन्होंने दिलीप सिंह के सिर पे हाथ फेरा। तो जब उन्होंने उनके सिर पे हाथ फेरा तो दिलीप सिंह चूंकि लंदन में रहे थे, वहाँ पढ़े बड़े थे, तो एक कहते हैं ना कि सिख जो व्यक्ति होता है, जो सिख धर्म का पालन करता है, उसके लिए उसकी पग ही या जो पगड़ी होती है वो सब कुछ होती है। क्योंकि ये लंदन में रहे थे, लंदन में पले बड़े थे, तो ये पूर्णतः उसी कल्चर में ढल चुके थे। तो इन्होंने बाल भी कटवा रखे थे और इन्होंने पग भी नहीं पहन रखी थी। तो जब जो जिंदल कौर थी, इन्होंने दिलीप सिंह के सर पे हाथ फेरा तो उनको एकदम झटका लगा। उन्होंने बोला कि यार तुमने ना तो पग पहन रखी है, तुमने बाल भी कटवा रखे हैं, तो तुमने तो एक तरीके से पूरा मतलब कि सिख समाज की इज्जत ही बिल्कुल उतार दी। तो उसी समय उनकी चीख निकल गई और उसी समय कुछ सिख सैनिक ओपियम वॉर में भाग भाग लेकर चीन से वापस आ रहे थे। जब पता चला कि जिंदल कलकत्ता पहुंची हुई हैं, तो वे स्पेंस होटल के बाहर पहुंच गए, जहां जिंदल अपने बेटे दिलीप से मिल रही थी। उन्होंने जोर जोर से नारे लगाने शुरू कर दिए, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। इससे घबराकर
अंग्रेजों ने उनको पानी के जहाज में बिठाया और उनको फिर इधर उधर कर दिया। देखिए क्या हुआ ना कि इनकी चीख निकल गई रानी साहब की। तो ऐसे में वहीं पे कुछ सिख सैनिक हुए थे, कुछ सिख सैनिक मतलब कलकत्ता में जहाँ पे ये लोग मिल रहे थे, जो जगह थी उसके बाहर कुछ सिख सैनिक खड़े थे जो कि चीन से वापस आ रहे थे। तो जब ये रानी साहब चिल्लाई, ये हालांकि ये अपने पुत्र के ऊपर चिल्लाई नहीं कि तुमने बिल्कुल मतलब सिख धर्म की जो लाज थी वो खत्म कर दी, इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिला दी। ऐसे में तो जिंदल कौर थी, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेजों का ये कहना था कि जिंदल कौर बागी हो चुकी थी और इन्होंने ये मतलब कि अंग्रेजों के खिलाफ ये बोल दिया था कि अंग्रेजों ने हमारे बेटे को मतलब कि ब्रेन वॉश कर दिया है, बिल्कुल इनका मतलब सिख धर्म से नाता ही खत्म कर दिया, जो कि ये पुनः हमारे लोग इनको अपना राजा स्वीकार कर पाए। तो ऐसे में अंग्रेजों ने वहाँ पे जितने भी सिख वगैरह थे उन सबको एक जहाज में बिठाया और फिर वो जहाज मतलब समुद्र में रवाना कर दिया। उसके बाद में कभी किसी को नहीं पता चला कि कहाँ दिलीप सिंह गए और कहाँ पे जिंदल कौर गई। बाद में दिलीप सिंह का रानी विक्टोरिया से भी मन खट्टा हो गया था। जब दिलीप सिंह को ये पता चला, दिलीप सिंह धीरे धीरे रानी विक्टोरिया के खिलाफ होते चले गए। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने उनके साथ बेइंसाफी की है। उनके मन में ये बात भी घर कर गई कि वो पुराने साम्राज्य को दोबारा जीतेंगे। वो भारत के लिए रवाना भी हुए लेकिन अदन से आगे नहीं बढ़ पाए। 21 अप्रैल 1886 को उन्हें व उनके परिवार को पोर्ट सईद में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ा गया लेकिन उनका सब कुछ छीन लिया गया। 21 अक्टूबर 1839 को पेरिस के एक मामूली से होटल में उनकी लाश मिली। उस समय उनके साथ उनके परिवार का कोई शख्स मौजूद नहीं था। इसके साथ ही महाराजा रणजीत सिंह का वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। देखिए अंग्रेजों की रणनीति किस तरीके से भाई साहब मारा, कहाँ कहाँ ले जाके मारा, उनके साथ में उनका साथ देने वाला कोई नहीं छोड़ा था। ये थी अंग्रेजों की रणनीति, अगर आप समझ पाए तो। अब बात करते हैं कि कोहिनूर की। तो कोहिनूर टावर ऑफ लंदन में वर्तमान में मौजूद है। महारानी विक्टोरिया के बाद उनके बेटे महाराज एडवर्ड 7 ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी पत्नी महारानी अलेक्जेंड्रा ने ताज में कोहिनूर को जगह मिली, हालांकि इन्होंने इसको यूज़ नहीं किया। बात करते हैं कोहिनूर के साथ एक अंधविश्वास ये भी फैला हुआ है कि जो कोई पुरुष कोहिनूर को हाथ लगाता है तो वो कोहिनूर उसे बर्बाद कर देता है, लेकिन महिलाओं को पहनने में इसे कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब कि महिलाओं के ऊपर कोहिनूर का कोई असर नहीं चल पाया। और इसी वजह से इस बात में काफ़ी मतलब कि एक तरीके से ठोस वो लग जाती है कि हो सकता है ये माता रानी की आँख हो। ठीक है। और बात करते हैं बाद में भावी राजा जॉर्ज पंचम की पत्नी राजकुमारी मेरी ने भी इसे अपने ताज में के बीच में पहना, लेकिन इसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कोहिनूर को अपने ताज में जगह नहीं दी। आजकल दुनिया की सबसे मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के जेबल हाउस में ये रखा हुआ है। ठीक है, ये है कोहिनूर की हिस्ट्री, किस तरीके से कैसे कैसे पहुंचा, ये कहाँ कहाँ पहुंचा। 108 कैरेट का वर्तमान में है। अब बात करते हैं कि नाउ पाकिस्तान आस्क यूके टू रिटर्न कोहिनूर डायमंड टू लाहौर म्यूजियम। देखिए मतलब घर में नहीं दाने और अम्मा चलनी बुनाने, वो हाल है। अब यहाँ पे ये इंडिया टीवी की कटिंग है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है कि जो महाराजा रणजीत सिंह थे वो लाहौर के राजा थे। ठीक है, तो ऐसे में कोहिनूर लाहौर का हुआ, इस वजह से आपको ये कोहिनूर को पाकिस्तान वापस कर देना चाहिए। वहीं पे ये द गार्जियन की कटिंग आपको दिख रही होगी, या इसमें तालिबान आस्क द क्वीन टू रिटर्न कोहिनूर जेम। मतलब अब ये तालिबान क्यों बोल रहा है। अब तालिबान का कहना ये है कि जो भाई साहब नादिर शाह था ना, वो तालिबान का बाप था, अफगानिस्तान का ही एक किंग था नादिर शाह। तो अब अफगानिस्तान तालिबान ये कह रहा है कि नहीं, कोहिनूर नादिर शाह लूट के लाया था तो कोहिनूर को अफगानिस्तान को देना चाहिए। अब बात करते हैं इंडिया का क्या कहना है। तो भाई साहब इंडिया की तरफ से अभी तक ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। ये आप देख सकते हैं, कोहिनूर गिव टू ईस्ट इंडिया बाय पंजाब रूरल गवर्नमेंट टेल अपेक्स। मतलब भारत सरकार ने ये बोला है कि पंजाब के जो रूलर थे, यानी कि जो पंजाब के महाराजा थे रणजीत सिंह के पुत्र, ठीक है, उन्होंने कोहिनूर को भेंट स्वरूप दिया था। और इस बात की पुख्ता जानकारी है, पुख्ता साक्ष्य है। और हम भेंट में दी हुई या गिफ्ट में दी हुई किसी चीज को कभी वापस लेने के लिए हम किसी के ऊपर बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो स्वेच्छा से देना चाहे तो हम मतलब कि हम ले सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से कभी ये नहीं बोला जाएगा कि देखिए कोहिनूर हमारा था तो आप इसको वापस हमको दे दें, नहीं। क्योंकि हमारी तरफ से ना इसको दान दिया गया था, मतलब एक भेंट स्वरूप प्रेम के सप्रेम भेंट दी गई थी महारानी को।
ठीक है, मतलब कि लंदन की महारानी को, इस वजह से हम इसको वापस नहीं मांग सकते, ऐसा भारत की सरकार का कहना है। और ये भारत की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जब सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट सुनवाई चल रही थी उस समय भारत सरकार ने ये बोला है कि हम गिफ्ट की हुई चीज़ को वापस नहीं मांग सकते हैं। हाँ, यदि स्वेच्छा से देना चाहें तो हम अस्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इस गिफ्टेड चीज़ को हम वापस नहीं लेंगे। तो यहीं तक था हमारा सेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कोहिनूर का इतिहास क्या रहा था। तो अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय।